बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। मुल्तान सुल्तान ने मोहम्मद रिजवान की क़यादत में पाकिस्तान सुपर लीग के गुज़िश्ता सीज़न का जो सफ़र ख़त्म किया था, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 2022 में फतूहात की कड़ी वहीं से जुड़ी है। मुल्तान सुल्तान 3 फतूहात के साथ टेबल पर टॉप पोजीशन पर है। मोहम्मद रिजवान को छठे एडिशन में कप्तान बनाया गया तो कराची में होने वाले मैचों में उनकी टीम मुसलसल नाकामियों से दो चार रही और उनकी कारकर्दगी इतनी ज़्यादा ख़राब रही थी कि सीज़न 6 में जो टीम टॉस जीतकर बॉलिंग करती थी वही कामयाब हो रही थी, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ उनकी टीम टॉस जीतने के बावजूद हार गई थी। अब तारीख ने एक बार फिर खुद को दोहराया है, लेकिन नताइज तब्दील हो गए हैं। इस मरतबा भी टॉस जीत बॉलिंग करने वाली और हदफ का ताक़ुब करने वाली टीम ही फातेह बनी रही, लेकिन पीर को नेशनल स्टेडियम कराची में कोयटा ग्लैडिएटर के कप्तान सरफराज अहमद ने टॉस जीतकर हस्बे रिवायत बॉलिंग का फैसला किया। मुल्तान 4 विकेट पर 174 रन बना सका। कोयटा ग्लैडिएटर आगाज से ही लड़खड़ाती रही, लेकिन आखिरी ओवर में हदफ के करीब पहुंचकर 2-4 हाथ लबे बाम रह गए। अगर ये कहा जाए तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। 2 गेंदों पर 7 रन दरकार थे। डेविड विली की गेंद पर नसीम शाह ने गेंद को बाउंड्री लाइन के जाने फेंक दिया, लेकिन बाउंड्री लाइन पर टिम डेविड ने शानदार कैच किया और मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीतकर मैच जीतने की रिवायत को भी तोड़ डाला। नेशनल स्टेडियम कराची में एक ऐसा मैच जो कि आखिरी लम्हे तक अंदाज़ा नहीं था कि मुल्तान जीतेगा या कोयटा जीतेगा। उस मैच के सनसनीखेज़ लम्हात के अहम किरदार कोयटा ग्लैडिएटर के टेस्ट फास्ट बॉलर नसीम शाह, जिन्होंने कराची किंग के खिलाफ 20 रन देकर 5 विकेट की परफॉर्मेंस के साथ मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का एवॉर्ड अपने नाम किया था। वो जनाब छक्का लगाते लगाते रह गए और टिम डेविड ने एक नाकाबिल यकीन कैच लेकर न सिर्फ उनको आउट किया बल्कि अपनी टीम को मुसलसल तीसरी फतह भी दिलवा दी। नसीम शाह इस वक्त वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बेहतर मंजर कशी कोई कर नहीं सकता। लोग टेलीविज़न पर मैच देख रहे थे, स्टेडियम पर बैठकर मैच देख रहे थे, लेकिन नसीम शाह आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको यकीन था कि आप डेविड विली को हिट कर देंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये समझ रहे थे कि नसीम शाह छक्का नहीं मार सकते, लेकिन आप लगा गए थे, छक्का लगा नहीं। नहीं, बिल्कुल बिलीव तो था कि छक्का मैं मार दूंगा, क्योंकि पहले बॉल से ही मैंने ट्राई किया और वो सही तरह मिडल नहीं हुआ। लेकिन ये था कि मुझे बिलीव था, क्योंकि बैटिंग पे मैंने से लग रहा था कि मैं छक्का मार दूंगा और अनलकी रहा, एक तो पूरी तरह मिडल नहीं हुआ था और दूसरा ये था कि हवा भी उस तरफ से थी। दूसरी बदकिस्मती ये थी कि वो पूरी टीम में सबसे लंबा फील्डर, वो भी बाउंड्री के बिल्कुल करीब खड़ा है और जम करके इस तरह के अक्सर छक्के भी हो जाते हैं, बाउंड्री को क्रॉस कर जाते हैं, पैर लग जाते हैं, लेकिन किस्मत में शायद नहीं था, तो सारी चीजें उनकी तरफ जा रही थी। तो जब आप डग आउट में गए तो कोच मोइन खान और कप्तान सरफराज अहमद ने आपसे क्या कहा? सारे जाहिर है, जब आप इस तरह के मैच हारते हो, बिल्कुल एक टाइम पे तो बिल्कुल जीता हुआ मैच था और मैच बड़ा तगड़ा मैच हुआ। सारे तो जाहिर है सबको दुख था मैच का, लेकिन कोई इतना नहीं किसी ने कहा, क्योंकि हरों ने मैच एफर्ट किया और इस ज़्यादा क्या कर सकते थे, कोशिश की है और सारी चीज़ें, क्योंकि लास्ट टाइम में बिल्कुल कुछ चीज़ें हमारी तरफ आ नहीं रही थी। तो जो सुहेल भाई को बॉल किया था वो भी इनके बिल्कुल उसमें आ गया था, लेकिन ये है कि किस्मत में शायद नहीं था। अच्छा नसीम शाह साहब, पाकिस्तान की जानिब से आप टेस्ट मैच खेले हैं और पहली मरतबा PSL कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से नहीं खेल रहे, लेकिन मैं सीधा आपसे पूछूंगा क्या खाकर आए हैं आप, क्या तैयारी करके आए हैं इस बार? वो नसीम शाह में लग नहीं रहा जो पहले PSL में बॉलिंग करता था कोयटा के लिए। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, बस यही है कि आपको प्रूफ करना होता है। आप परफॉर्म करते हो तो फिर ही सबको नजर आता है कि पता नहीं क्या खा के और क्या पी के आए हैं। तो मेहनत है काफ़ी इसके पीछे, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है और स्पेशली यहाँ पे बहुत जल्दी जो है ना एक टप्पा लग जाता है कि पता नहीं रेड बॉल का ये वो। लेकिन मैंने कहा जब तक अल्लाह नहीं टप्पा लगाएगा तो मेहनत करता रहा और अपनी कोशिश की और अभी भी कोशिश ही कर रहा हूँ। हमारे हाथ में क्या है, बस यही है कि कोशिश कर रहा हूँ और पहले भी कोशिश ही करता था, तो अब अल्लाह से यही है, उम्मीद है कि जो मेहनत कर रहा हूँ तो अल्लाह उसका सिला दे रहा है। अच्छा, अगर हम
लाहौर कलंदर की बात करते हैं तो वहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी हैं, वहाँ पर हारिस रऊफ़ हैं जो पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के इंतहाई अहम बॉलर हैं, फ्रंट लाइन बॉलर हैं। और अगर आपकी कोयटा ग्लैडिएटर की हम बात करते हैं तो शेयर पेस अगर हम बात करें पाकिस्तान में बॉलिंग के हवाले से तो आप और हसनैन मुकाबला नहीं है किसी का। तो आप लोग सोचते हैं, आप इस बारे में बात करते हैं कि यार हसनैन मैं और आप ऐसी तगड़ी बॉलिंग करें कि लोग सोचें कि यार इनके पास ये दोनों बॉलर हैं। जाहिर है ये भाई, जब कोई टीम मैच जीतते हैं तो उनके सारे बॉलर याद रखे जाते हैं कि इनकी टीम के ये बॉलिंग लाइनअप है और स्ट्रांग है, तभी तो जीत रहे हैं। तो यही बात हसनैन से भी हो रही थी कि देखे जब हम प्रूफ करेंगे, हम मैच जितवाएंगे, तभी हमें लोग याद करेंगे कि कोयटा की बॉलिंग तगड़ी है हमारे वजह से। तो मैच से पहले ये बातचीत होती है कि लाइक तगड़ी बॉल करनी है, मैच जितवाना है। तो ये हर मैच से पहले प्लान करते हैं, क्योंकि जब आप मैच जीत जाते हो स्पेशली तो फिर आपको सब याद रखते हैं कि ये ऐसी तगड़ी बॉलिंग की है। अच्छा नसीम, हम बात कर रहे हैं कि जो टीम टॉस जीत रही है वो मैच भी जीत रही है और आखिर में इधर बॉल करना इसलिए इतना आसान नहीं है कि कुछ ड्यू फैक्टर भी है। लेकिन पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़ जब आप पहली मरतबा मैच में बॉलिंग कर रहे थे और जो लाइन और लेंथ आपके पास थी, आपने इवन डेथ ओवर भी किए, तो कहीं लगा नहीं कि जनाब यहाँ ड्यू है या फास्ट बॉलर को बॉल ग्रिप करने में मुश्किल हो रही है? ये आपका कमाल था। नहीं है भाई, होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि सेकंड टाइम जो ड्यू पड़ता है तो उससे फर्क तो पड़ता है, क्योंकि बॉल गीला होता है हल्का सा, आप यॉर्कर करने जाते हो, सम टाइम मिस हो जाते हो। और T20 में अगर आपको एक हिट लग जाती है, एक बाउंड्री लग जाती है, उसके बाद आपके ओवर में अगर सिंगल भी करे तो 10 रन बन जाते हैं। और सम टाइम होता है आपके ऐसे बॉलें लग जाते हैं कि आप जो है ना बड़ी जबरदस्त आपने प्लेनिंग की होती है, लेकिन वो लग जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। फिर आपके पास शॉर्ट पिच का एक ही चांस होता है, आप एक कर लो तो उसके बाद दूसरा नहीं कर सकते, और स्पेशली इन विकेटों पे। तो कोशिश कर रहा हूँ मैं अपना, तो यही प्लान बनाया हुआ है कि वेरिएशन कर रहा हूँ। और क्योंकि विकेट ऐसी है कि ज़्यादातर आप तेज़ बॉल पे जाते हो तो वो अच्छी तरह पिक हो जाता है। तो यह है कि वेरिएशन के साथ तेज़, और बस कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा नसीम, आपको पाकिस्तान का यंगेस्ट टेस्ट फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया, क्या बात हुई वो मैं नहीं करना चाहूँगा। आप आसमान की बुलंदियों पर गए, कहा कि पाकिस्तान को एक नया फास्ट बॉलर मिल गया, और आप होम ग्राउंड पर भी टेस्ट मैच खेले। हमने श्रीलंका बांग्लादेश की आपको विकेटें उड़ाते हुए देखी, 5 विकेट की परफॉर्मेंस दिखाते हुए देखा। इंग्लैंड में आपने टेस्ट मैच में बॉलिंग की, ऑस्ट्रेलिया में की, न्यूजीलैंड में की, लेकिन फिर अचानक आप मंजर से गायब हो गए। तो मैं अब ये कह सकता हूँ कि आपने सीखा है बहुत कुछ, और अब नसीम हमें मुस्तकबिल में जो है एक बार फिर टीम में जगह बनाते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। मुश्किल टाइम से तो इंसान सीखता है। और जैसे आपने बात की है कि मंजर से जब तक आपको अल्लाह ना गायब करे तो कोई इंसान दुनिया का नहीं कर सकता। और एक बिलीव था कि यार मैं कर सकता हूँ। काफ़ी कुछ इंजरीज की वजह से भी मुझे काफ़ी प्रॉब्लम रही हैं, क्योंकि इंजरी से आप वापस आते हो, इंटरनेशनल क्रिकेट कोई आसान नहीं है, काफ़ी प्रेशर वाली क्रिकेट है। वहाँ से आप जब वापस अपने रिदम पे आते हो उतना आपको टाइम नहीं मिलता। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल से जितना आपके अर्ली में आते हैं चीज़ें, मुश्किलात आती है, तो उससे आप सीखते हो। और अभी सीखना तो स्टिल हर बंदा सीखता है। मेरे ख्याल से कोई दुनिया में ऐसा बंदा नहीं है जो कंप्लीट हो, हर बंदा सीखता है। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, और जो चीज़ें की हैं उनसे सीखा, और जो आगे जो गलतियाँ होती हैं इंसान से उससे सीखने की कोशिश करता हूँ। और अपने फिटनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, और रिदम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा हुआ है। तो कोशिश यही है कि इसको बरकरार रखूं, और यही है कि अपनी बाकी बेस्ट कोशिश कर रहा हूं। अच्छा नसीम, ऐसा होता है कि ठीक है आप पाकिस्तान से टेस्ट मैच खेल गए हैं लेकिन टीम से ड्रॉप हो गए हैं, रिदम अच्छा नहीं है, तो हर कोई आपको इजी लेता है बैटिंग करते हुए। लेकिन जिस तरह आपने 3 मैच खेले हैं, पेस निकला है, विकेटें ले रहे हैं, मैन ऑफ द मैच हुए हैं, तो सामने वाला बैट्समैन थोड़ा सा जो है वो आपको खेलने से पहले ही जो है पता चल जाता है कि यार ये हल्का नहीं ले रहा मुझे। ऐसा होता है? जाहिर है, ये तो मैं कहता हूँ ये तो दुनिया का निज़ाम है। जब आप अच्छा करते हो तो फिर आपको एक देखते हैं, पता नहीं क्या क्या ऐसा नया कर रहा है कि जो अच्छा कर रहा है। और जब आप बुरा करते हो तो फिर हर बंदा आपके ऊपर चढ़ के आता है। तो ये तो क्रिकेट में भी ऐसा ही है कि जब आप
आपकी अच्छी बॉलिंग हो और आपका रिदम अच्छा लगा हो तो बैट्समैन भी थोड़ा सा समझ के खेलता है। लेकिन जब आपकी बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही होती तो जाहिर है फिर हर बैट्समैन आपको चढ़ के खेलता है। तो हाँ, इन चीज से फर्क पड़ता है। जब आपका अच्छा रिदम लगा हो और आप कॉन्फिडेंस में हो, विकेट मिल रही हो, तो फिर थोड़ी सी कॉन्फिडेंस से बंदा बॉलिंग करता है। आपने शुएब मलिक को भी इस टूर्नामेंट में इब्तिदाई मैचों में बॉल डाला है, हैदर अली को भी बॉल डाला है और बाबर आजम पाकिस्तान तीनों फॉर्मेट टीम के कप्तान को भी गेंद किया है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि तीनों के खिलाफ आपकी प्लानिंग क्या थी? डिफरेंट प्लानिंग थी क्योंकि बाबर भाई जैसे खेलते हैं तो उनको आप अगर हल्का सा भी रूम दो तो वो आपको बाउंड्री के लिए जाते हैं। अदरवाइज वो अगर आप उनको अच्छी लाइन पे बॉलिंग करो तो वो प्रॉपर खेलते हैं। और हैदर का यही है कि वो ज्यादातर जाहिर है पावर हिटर है तो वो लेंथ बॉल को भी घुमा लेते हैं और हर जगह से वो शॉट खेलते हैं। वो कोशिश करते हैं कि वो मतलब ये है कि एक होता है प्रॉपर बैट्समैन जिसको आप गलत बॉल करो तो वो आपको शॉट मार देता है। हैदर अली तो ये है कि वो मतलब आप लेंथ पे बॉल करो वो भी घुमाते, उसके आउट होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं और ये है कि आपको हिट भी लग सकती है। तो उसके लिए अलग प्लान होती है, वेरिएशन के साथ बॉलिंग करनी होती है। शुएब भाई का भी सेम है कि वो बाबर भाई की तरह प्रॉपर खेलते हैं। बैट बॉल उनको करो तो वो मारते हैं। तो थोड़ी सी डिफरेंट प्लानिंग होती है सबके लिए। तो हम तो समझ रहे थे कि अब नसीब को रोकना नहीं, पकड़ना भी मुश्किल है, लेकिन आपकी जो बॉलिंग मुल्तान के खिलाफ रही, आपने सीखा है इससे कि पहले 2 मैच तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने किए, 30 रन भी नहीं दिए पहले 2 मैचों में, लेकिन 44 खा गए आप मुल्तान के खिलाफ। आपने सोचा कि कहाँ गलती हुई आपसे? नहीं सर, आपने 2 एक्स्ट्रा कर दिए। मुल्तान के सर ये T20 क्रिकेट है, इसमें देखिए आपको एक बाउंड्री लग जाती है, आपका एक स्लो वन पिक हो गया, आपका एक यॉर्कर मिस हो गया, आपको एक बाउंड्री लग जाती है, एक चिक्का लग जाता है, फिर 5 बॉल होते हैं उस पर एक सिंगल भी हो जाए तो 10 रन बन जाते हैं और ऊपर से विकेट भी ऐसे हैं। T20 क्रिकेट है, आप अगर अच्छी वेरिएशन के साथ आपने अगर आपको विकेट मिली और अच्छी कर रहे और बच गए हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे कुट तो पड़नी है सबको। क्योंकि जिस तरह की विकेट है, अगर आपको एक बाउंड्री लग जाती है, एक बॉल पिक हो जाता है, क्योंकि ये तो क्रिकेट है, इसमें कोई भी आप अच्छा बॉल भी करो, पिक हो गया, छिक्के के लिए वो चला गया, तो फिर आपकी 5 बॉलें जो है ना उस पर अगर एक सिंगल भी तो 10-11 बन जाते हैं। तो ये है थोड़ा सा बन जाते हैं। इसमें यह है कि जो चीज़ें सीखनी, जाहिर है हर मैच से बंदा सीखता है कि क्या क्या गलतियां की हैं। तो कोशिश तो यही है कि अगले मैच में जो जो गलतियां हुई हैं वो ना कर। अच्छा, उम्र आपकी है नहीं इतनी, चेहरे पर मासूमियत भी है, तो ये मुझे बताएं कि वो जो फास्ट बॉलर का रोब दबदबा है वो हम कब देखेंगे आप में? कि अगर चौका किसी ने मारा, छक्का किसी ने मारा तो फिर नसीम जाके घूरी डालेंगे उनको बताएंगे भाई थोड़ा सा आराम से, मेरे पास पेस भी है, बाउंसर भी है, ज़रा बच के। गोरी तो मेरी आदत है, मैं डालता हूँ सबको, लेकिन सिचुएशन को भी देखना पड़ता है। अगर इस तरह जिस तरह ये वाली विकेट है, आप एक बाउंसर करो, आपके पास एक ही ऑप्शन है, एक बाउंसर करो, उसके बाद बैट्समैन को 100% पता है कि ये पीछे तो नहीं कर सकेगा, तो फिर आप क्या गोरी दिखाओगे? ऊपर से विकेट भी ऐसी है कि यह है कि तेज बाउंसर करो, हल्का सा एज उज लग गया, चौका हो गया, एक ही ऑप्शन है आपके पास। तो मैच को दिखाइए आपके पास प्रॉपर ऑप्शन हो। इसको तो ये होता है कि आपको खुद ही बचाना होता है और जरा आउट भी करना होता है। जैसे आप ग्रीन विकेट हो, वनडे मैच हो, आपके पास ज्यादा बॉलिंग ज्यादा बॉले हो, आपके पास 2 बाउंसर हो, 3 बाउंसर हो, आप बैट्समैन को बाउंसर करके कह सकते हैं यार ये वो। T20 में थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि आप स्लो वन पे क्या एग्रेशन जाके दिखाएंगे कि आप स्लो वन किया और बैट्समैन को जाके नजर आया और विकेट के ऊपर से ऐसे हो, तो थोड़ा सा ये भी होता है। तो मैं तो कहता हूँ कि चलो अच्छी विकेट, ग्रीन विकेट आएगी तो ये जो बैट्समैन क्योंकि चढ़ के आते हैं, मैं खुद कल खेल रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था मैं छिक्का मार दूंगा, विकेट ऐसी है आपको बाउंसर एक कर लिया तो फिर आप बाउंसर तो निकल गया, फिर आपको या लेंथ बॉल करेगा या आगे करेगा, तो यही होता है। चलें, बहुत शुक्रिया नसीम शाह साहब आपका हमें वक्त देने के लिए। जाते जाते ये बता दें कि आपके डगआउट में पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के इंतहाई स्पेशलिस्ट बॉलर उमर गुल साहब मौजूद हैं, जो T20 क्रिकेट के स्पेशलिस्ट हैं। उनसे क्या सीख रहे हैं? डेथ ओवर में वो बड़े लीथल होते थे, उनके यॉर्कर बड़े मशहूर थे, तो उमर गुल साहब की मौजूदगी का कितना फ़ायदा उठा रहे हैं आप?
बिल्कुल बड़े एक्सपीरियंस बॉलर रहे हैं वो, और काफ़ी परफॉर्मेंसेस दी उन्होंने पाकिस्तान के लिए। और मेरी तो यही कोशिश है कि उनसे जितनी चीज़ें सीख सकूं, क्योंकि वो वाइट बॉल को और स्पेशली डेथ बॉलिंग में उन्होंने बड़ी अच्छी शानदार बॉलिंग की है। तो उनसे यॉर्कर वगैरह पे बात होती है, स्लोवर पे बात होती है, उनके साथ प्लेन डिस्कस करते हैं, और फ़ायदा होता है क्योंकि इतना सीनियर इतना क्रिकेट खेला, और तुमसे जितना आप फ़ायदा उठा सकते हो तो उतना हमारे लिए अच्छा है। तो कोशिश कर रहे हैं उनसे जो चीज़ें सीखने वाली है वो सीख रहे हैं। नसीम शाह साहब, आपको पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा बॉलिंग करते हुए देखकर बड़ी खुशी हो रही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 2022 के लिए हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। हमें ज्वाइन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। टेस्ट फास्ट बॉलर नसीम शाह हमारे साथ जनाब वीडियो लिंक पर मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान फुटबॉल टीम जो इस वक्त आलमी दर्जाबंदी में 200वें नंबर पर मौजूद है, इससे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की कारकर्दगी का बखूबी अंदाज़ा होता है। तवील अरसे से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सरबराह रहने वाले मखदूम सैयद फैसल सालहयात अपने ओहदे से हटाए गए और फिर अप्रैल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 14 दिन में फुटबॉल फेडरेशन के इंतखाबात कराने का हुक्म दिया, जिसमें अशफाक हुसैन ग्रुप ने कामयाबी हासिल कर ली। फीफा ने बैरूनी मुदाखलत की वजह से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनियत मुअत्तल की। आज़ादाना इंतखाबात पर उठने वाले सवालात के बाद जून 2019 में फीफा ने पाकिस्तान में फेडरेशन को मुअत्तल करते हुए नॉर्मलाइजेशन कमेटी का क़याम अमल में लाया, जो सितंबर 2019 से मुतहर्रिक हुई। लेकिन पहले नॉर्मलाइजेशन कमेटी के अंदरूनी मसाइल और सियासत के मामला सामने आए और फिर फीफा ने हारून मलिक को नॉर्मलाइजेशन कमेटी का सरबराह बनाया। लेकिन अप्रैल 2021 में मुंतखब अशफाक हुसैन ग्रुप लाहौर में फ़ुटबॉल फेडरेशन के हेडक्वार्टर फीफा हाउस में बराजमान हो गए, जिसके बाद फीफा ने 7 अप्रैल 2021 को पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनियत मुअत्तल कर दी। तो अब तक इस मुअत्तली के अंदर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, लेकिन फ़ुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा की जानिब से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनियत दोबारा बहाल किए जाने का इम्कान अब एक बार फिर रोशन हो गया है। वफाकी वज़ीर बराए बैनुसूबाई राब्ता डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ने बैरून मुल्क दौरे से वापसी पर बताया कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नॉर्मलाइजेशन कमेटी से बातचीत में अहम पेशरफ्त हुई है, जिसके बाद फीफा की जानिब से PFF की तरफ से पाकिस्तान की मुअत्तली के मामले पर पेशरफ्त का इम्कान मौजूद है। वफाकी वजारत ने हुकूमत पंजाब को ख़त लिखकर फीफा हाउस नॉर्मलाइजेशन कमेटी के हवाले करने का मुतालबा भी किया है। तो जनाब, पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के लिए अच्छी ख़बर है और इस तमाम सूरत हाल में काम किया है और मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं बैनुसूबाई राब्ते की वज़ीर डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, जिनकी काविशों कोशिशों के सबब हुकूमत ने इस तमाम मामले में जो है वो दिलचस्पी ज़ाहिर की है और अब इस बात का फ़ैसला हुआ है कि अशफाक हुसैन ग्रुप जो है वो नॉर्मलाइजेशन कमेटी को पाकिस्तान फुटबॉल हाउस जो है उसका कंट्रोल दे देगा। टेलीफोन लाइन पर इस्लामाबाद से इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा। खुश आमदीद कहेंगे डॉक्टर साहिबा आपको। डॉक्टर साहिबा, आपको नहीं लगता कि ये पहले हो जाना चाहिए था, और अगर पहले नहीं हुआ तो उसकी क्या वजह है, और ये तमाम एक्सरसाइज करने में, तमाम मेहनत करने में आपको कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ा? बहुत शुक्रिया याया, और आपने आज बहुत ही एक अहम टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, बहुत सी मुश्किलात आई, और क्योंकि ये कोई 1 साल या 2 साल की बात नहीं है, ये पिछले कई सालों से जिस तरह फुटबॉल ही नहीं बल्कि हर दूसरे स्पोर्ट्स के साथ जो यहाँ पे गेम खेली जा रही है, उसने हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स की तबाही की है, हमारे बच्चों को नाउम्मीद किया है, और जो वो एक प्राइड होते थे कि पाकिस्तान की हम डिफरेंट स्पोर्ट्स में, और एक हमारे पास जो इतना पोटेंशियल है कि उन बच्चों को एक मौके मिलते थे, उन सब से उनको डिस्करेजमेंट भी हुई और बहुत ही नुकसान पहुंचा है स्पोर्ट्स को। इसीलिए फुटबॉल के साथ साथ दूसरे हर स्पोर्ट्स का बहुत बुरा हाल है। बहुत मुश्किलात मुझे थी क्योंकि काफ़ी सारे फैक्शंस थे इसमें,
में मैंने हर फैक्शन को इंगेज किया और मुख्तलिफ ये 4 ग्रुप्स बने हुए हैं, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। बहरहाल मैंने सबको बड़ा पेशेंटली सुना, बार बार सुना, सबके लिए टॉकिंग पॉइंट्स उनके लिए, और फिर मैंने उसके बाद नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो फीफा की बॉडी थी उनको भी इंगेज किया, उनके भी मेंबर्स को मैंने अलग अलग इंगेज किया, चेयरमैन साहब को फिर मैंने इंगेज किया। और फिर ये हुआ कि जब सबके सुनने के बाद मैंने कोशिश की कि मैं कंसेंसस बिल्ड करूं, पर बहरहाल चंद नुक्तों पे अभी तक अगर इख्तलाफ था, लेकिन हम ये चाहते हैं कि मेरिट पे और ट्रांसपेरेंट तरीके से अब ये जो है कि जेन्युइन फेडरेशन को हैंडओवर होना चाहिए और एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के मैकेनिज्म पे हम नॉर्मलाइजेशन कमेटी फीफा के साथ मिलके एक इलेक्शन का उनका मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि एक नई जेन्युइन किस्म की फेडरेशन सामने आएगी और जेन्युइन क्लब सामने आएंगे। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, ये एक कदम था जो आपने उठाया है, क्योंकि आलमी सतह पर पाकिस्तान की दर्जाबंदी किसी से ढकी छुपी नहीं है। 200वें नंबर पर पाकिस्तान बुरजमान है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को पाबंदी का सामना है, लेकिन अब जो अगला मरहला है वो ये है कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी मामलात को टेक ओवर कर लेगी, तो बैनुल-सूबाई राब्ते की वज़ीर की हैसियत से आप इन तमाम चीज़ों को लुक आफ्टर करेंगी या आपका काम यहाँ पर ख़त्म हो गया है? नहीं जी, बिल्कुल हमारा रोल रहेगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म हो और जो क्लब्स की रजिस्ट्रेशन है वो जेन्युइन हो, और इसमें उन्होंने बिल्कुल ये हमारे साथ एग्री किया है और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इस पे जॉइंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, और जिसमें हम पूरे उसका शेड्यूल एंड मेथोडोलॉजी जो भी है वो उनके साथ मिल के हम अनाउंस करेंगे, और वो खुद आप उनसे सुनेंगे कि स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ वो किस तरह पार्टनरशिप रखेंगे कि एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म के साथ हम आने वाली कि जो भी जेन्युइन बॉडी है उसको वो इलेक्ट होकर आए और उसको एनसी भी और स्पोर्ट्स बोर्ड भी उनको रिकग्नाइज करे और उनको फिर फंक्शन करने का मौका मिले। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। बैनुल-सूबाई राब्ते की वज़ीर डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी। यही था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।